गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम आपके प्रिपरेशन के लिए लाए हैं प्रबोध मॉडल पेपर। ठीक है, प्रबोध मॉडल पेपर के हम सेट 4th के बारे में बात करेंगे आज, है ना। चौथे सेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और अंत तक जरूर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन किए जाएंगे। शायद ये वीडियो देखकर ही आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर याद हो पाए। ठीक है, इसलिए ये वीडियो आपको तैयारी कराने की दृष्टि से बनाया गया है, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रबोध मॉडल पेपर सेट, है ना, 4th में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो आपके बायोलॉजी का ये पेपर है। आप जानते हो आपके बायोलॉजी में कुल 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले टोटल 12 प्रश्न रहते हैं, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहता है और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, है ना, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो देखिए 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंतर्गत यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि GIFT का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिए GIFT जिसको गिफ्ट भी कहा जाता है, तो GIFT का पूरा नाम क्या है। तो देखिए G का मतलब होता है गैमीट, I मीन्स इंट्रो, है ना, F मीन्स फेलोपियन और T मतलब ट्रांसफ़र। तो इसे हम गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं, या आप इसे हिंदी में युग्मक अंतरा अंडवाहिनी स्थानांतरण ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि लेडी बर्ड क्या है। तो देखिए लेडी बर्ड किसे कहते हैं। तो आप लोगों को सूक्ष्म मतलब मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत पढ़ाया गया है कि कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग जैव नियंत्रक के रूप में या कीटों पर नियंत्रण करने के लिए जैव नियंत्रक के रूप में किया जाता है। तो लेडी बर्ड एक प्रकार का कीट है, ठीक है, जिसको एफिड के नियंत्रण हेतु, मतलब एफिड जो कि कीटों को नुकसान पहुंचाने वाले जीव हैं, ठीक है, इसका नियंत्रण करने के लिए जैव नियंत्रक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम पुनर्योगज DNA का निर्माण किस में हुआ था। मतलब उस जीव का नाम बताना है जिसमें सबसे पहले पुनर्योगज DNA या रिकॉम्बिनेंट DNA का निर्माण किया गया था। तो याद रखेंगे वह जीवाणु जिसमें प्रथम पुनर्योगज DNA का निर्माण किया गया था वह है साल्मोनेला टाइफ्यूरियम। ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफ्यूरियम जीवाणु को हम लोग साल्मोनेला टाइफी भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि टाइफाइड रोग के रोग कारक हैं। तो इस जीवाणु पर जो है सबसे पहले DNA पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेंट DNA तैयार किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित पुस्तक का नाम लिखे। ठीक है, मतलब वह पुस्तक जिसमें वन्य जीवों को का संरक्षण के लिए जो है आंकड़े संग्रहित की जाती है, तो उस पुस्तक को हम क्या बोलते हैं। तो आप लोग को पता है कि हम लोग अपने सिलेबस में 2 प्रकार के पुस्तक पढ़ें, एक रेड डाटा बुक और दूसरा है ग्रीन डाटा बुक। रेड डाटा बुक के अंतर्गत खतरे में रखी गई प्रजातियों का आंकड़ा लिखा जाता है और ग्रीन डाटा बुक में सामान्य, है ना, वे सभी जीव जंतु जिन पर किसी प्रकार का खतरा नहीं है उनका वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित पुस्तक। तो संरक्षण उसी का किया जाता है जो अभी मतलब खतरे के कगार पर हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका रेड डाटा बुक। तो याद रखेंगे वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित पुस्तक का नाम क्या है, रेड डाटा बुक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटरों में शीतलक के रूप में उपयोगी गैस का नाम बताएं। मतलब रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद चलिए, तो इस प्रकार से 1 नंबर वाले कुल 5 प्रश्न होते हैं हमारे, है ना, मॉडल पेपर सेट 4th से। फिर आता है आपका 2 नंबर वाले। तो 2 नंबर वाले में पहला है लैंगिक संपर्क से होने वाले कोई 4 रोगों के नाम बताइए। ठीक है, तो लैंगिक संपर्क से होने वाले कोई 4 रोगों में पहला है एड्स, है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, है ना, सिंड्रोम। उसके बाद आप नेक्स्ट लिख सकते हैं, नेक्स्ट है सुजाक जिसको गोनोरिया भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सिफिलिस। ठीक है, उसके बाद अगला है हर्पीस। तो ये 4 प्रकार के रोग हैं, एड्स, सुजाक, सिफिलिस और हर्पीस, जो कि क्या होते हैं, लैंगिक संपर्क से, है ना, फैलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है। ठीक है, देखिए फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है,
तो आप सभी जानते हैं कि मानव में कुल 23 जोड़ी या 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि जब किसी जीव में उत्परिवर्तन आता है तो इन गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है या गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है वो एक जन्मजात उपापचयी दोष भी है, ठीक है, जो अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण की भांति ही वंशगत प्रदर्शित करती है। जैसे कि हम लोग अलिंगी या ऑटोसोमल गुणसूत्र के विकार पर हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है ना, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्राइग डू कैट संलक्षण। तो ठीक उसी प्रकार का फिनाइल कीटोन्यूरिया भी क्या है, तो एक उपापचय से संबंधित जन्मजात दोष है ना। जन्मजात मतलब जो जन्म से ही किसी किसी जीवों में रहती है, ठीक है। और इसकी जो वंशागतिकी होती है वो ठीक डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम मतलब अलिंगी गुणसूत्रीय है ना सिंड्रोम की भांति ही होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो देखिए जिस व्यक्ति को फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है उस व्यक्ति में फिनॉल एनेलिन अमीनो अम्ल को, ठीक है, टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए एक एंजाइम पाई जाती है, वो इस प्रकार के रोगी व्यक्ति में नहीं होता, ठीक है। मतलब सामान्य व्यक्तियों में क्या होता है, फिनाइल एनेलिन अमीनो अम्ल को है ना टायरोसिन में बदलने वाला जो एंजाइम होता है वो पाया जाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनको फिनाइल कीटोन्यूरिया होती है उस व्यक्ति में फिनाइल एनालिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन में बदलने वाला आवश्यक एंजाइम नहीं पाया जाता, ठीक है, जिसके कारण फिनाइल एनालिन है ना एकत्रित हो जाता है, मतलब उसको टायरोसिन में अब नहीं बदल पाएगा, है ना, मतलब फिनाइल एनालिन टायरोसिन में नहीं बदल पाता, तो क्या होगा, उस व्यक्ति के अंदर फिनाइल एनालिन के रूप में ही संचित होने लगेगा, ठीक है। और इस प्रकार फिनाइल पायरुविक अम्ल तथा अन्य व्युत्पन्नों में बदलता जाता है, मतलब बदलने लगता है, ठीक है, जिसके एकत्रीकरण से उस व्यक्ति में मानसिक दुर्बलता आ जाती है, मतलब उनका है ना जो मानसिक विकास होता है वो क्या हो जाता है, क्षीण होने लगता है और वृक्क द्वारा कम अवशोषित हो सकने के कारण ये मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं। क्लियर हो गया, तो वृक्क द्वारा क्या हो जाते हैं, ये कम अवशोषित हो सकने के कारण है ना इनको यूरिन के साथ क्या हो जाता है, बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। क्लियर हुआ फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो याद रखेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है वो क्या है, तो फिनाइल एनालिन नामक अमीनो अम्ल को टायरोसिन में बदलने वाले अमीनो अम्ल की कमी के कारण ये होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनका जीन्स किसे कहते हैं, तो आप लोग को पता है ना कि उनका जीन्स क्या है, तो देखिए कुछ विषाणुई जीन, ठीक है, जो अनियंत्रित समसूत्री कोशिका विभाजन को प्रेरित करके दोषक कोशिकाओं में कैंसर उत्पन्न करते हैं, उन्हें उनका जीन्स बोलते हैं। आप सभी को शॉर्ट में बताया गया था कि कैंसर उत्पन्न करने वाले जीनों को उनका जीन्स कहा जाता है ना। अब देखो इनको उनका जीन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो विषाणु जीन होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब कोशिकाओं में अनियंत्रित रूप से समसूत्री कोशिका विभाजन को प्रेरित कर देते हैं, जिसके कारण वो कोशिकाएं दोषयुक्त हो जाते हैं और उसमें अनियमित ऊतक वृद्धि होने लगती है, ठीक है। इस कारण इनको हम कैंसर उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं भी कहते हैं और इन जीनों को कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन बोलते हैं और इस प्रकार के विषाणुओं को हम उनका विषाणु बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है एलिसा। एलिसा का पूरा नाम लिखिए और यह परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है वो भी आपको याद रखना है। तो देखिए एलिसा का पूरा नाम होता है ना एंजाइम लिंक इम्यूनो, ठीक है, सॉर्बेंट ऐसे, यहाँ पे वो नहीं छपा है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा है ना छूट गया है, तो आप लोग उसको याद रखेंगे कि एंजाइम लिंक है ना इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे एलिसा का पूरा नाम होता है और एड्स रोग के परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो एड्स रोगों का है ना पहचान करने के लिए, परीक्षण करने के लिए जो एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोनिंग के लिए इकोलाई जीवाणु को उपयुक्त परपोषी क्यों माना जाता है, मतलब है ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए या है ना क्लोन्ड डीएनए तैयार करने के लिए हमेशा इकोलाई जीवाणु को ही निपुण पोषक या उपयुक्त परपोषी माना जाता है। तो इसके क्या कारण हैं, तो देखिए क्लोनिंग के लिए इकोलाई जीवाणु को उपयुक्त परपोषी माना जाता है क्योंकि इसमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। देखो
यह ई कोलाई जीवाणु जो होता है वो आसानी से रूपांतरित हो जाता है, मतलब है ना, इसमें वांछित जीन का प्रवेश कराकर इसको है ना क्या कर सकते हैं, वांछित लक्षण वाले जीव प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए बोला जाता है कि यह आसानी से रूपांतरित हो जाता है। दूसरा, इसमें कार्यशील सीमाकारी एंजाइम का अभाव होता है, ठीक है, मतलब इसमें क्रियाशील एंजाइम नहीं होते जो शायद इस अभिक्रिया को प्रभावित मान लीजिए रहते तो इस अभिक्रिया को प्रभावित कर सकते थे, लेकिन इन एंजाइमों के अभाव होने के कारण, ठीक है, इनमें क्लोनिंग अच्छे से करवाया जा सकता है। उसके बाद यह पुनर्योगज डीएनए की पुनरावृत्ति में सहायता करता है। पुनरावृत्ति मतलब यह है ना जो बाह्य या फॉरेन डीएनए इसमें प्रवेश कराया जाता है उसके द्विगुणन में भी सहायक होता है। उसके बाद इसके डीएनए की संरचना व अन्य जैव रासायनिक क्रियाएं पूर्णतः ज्ञात है, मतलब ई कोलाई नामक जीवाणु की डीएनए की संरचना और उनकी प्रतिक्रियाओं के बारे में पूर्णतः जानकारी उपलब्ध है। और नेक्स्ट है, इसमें प्लाज्मिड और जीवाणुओं भोजी को स्पष्ट रूप से अभिलक्षित किया जा सकता है, मतलब ई कोलाई जीवाणु में जो प्लाज्मिड हमारा वाहक होता है और जीवाणु भोजी अर्थात बैक्टीरियोफेज उसको इसमें आसानी से पहचाना जा सकता है। तो इस कारण उपयुक्त है ना, इन गुणों की उपस्थिति के कारण ई कोलाई जीवाणु को उपयुक्त परपोषी या निपुण कोशिका माना जाता है।